हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासरूम चैनल पे। और आज देखिए हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर था जो है हिस्ट्री का नेशनलिज्म इन इंडिया। और आज हमें जो एक्सप्लेन करना है, जो आज स्टार्ट करना है, वो करना है वाई नॉन कॉपरेशन। ठीक है। अब ये देखिए याद रखिएगा कि जलियांवाला बाग के बाद, इंसिडेंट के बाद क्या क्या मूवमेंट्स, कौन से जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स है वो स्टार्ट हुए इंडिया में। तो उनमें से जो मेन इंपॉर्टेंट मूवमेंट रहा वो है वाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है। आप देखिए सबसे पहले तो इसका मतलब भी समझ लीजिए, नॉन कॉपरेशन का क्या मतलब होगा। देखिए कॉपरेशन का मतलब होता है किसी को कॉपरेट करना। ठीक है। जैसा वो बोले वैसा ही आप कर दो, उसको फॉलो करो, उसके इंस्ट्रक्शंस को। आप नॉन कॉपरेशन का अगर मीनिंग समझा जाए तो क्या है कि नॉन कॉपरेट। ठीक है। आप उसको कॉपरेट मत करो, नॉट टू कॉपरेट। उसको आप सहयोग मत दो, यानी जो भी वो आपसे काम बोले करने के लिए आप उसको मत करो, उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो मत करो। तो इसी को कहा गया नॉन कॉपरेशन। अब देखिए ये किसने स्टार्ट किया, तो इसके बारे में हम काफी कुछ जानेंगे। और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 3 मार्क्स का और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में आता है। और कभी कभी 1 मार्क के क्वेश्चंस भी यहाँ से बनते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन में ही फर्स्ट मार्क का 1 मार्क का क्वेश्चन आपका बन जाता है। हिंद स्वराज बुक ये किसने लिखी थी, तो ये फेमस बुक जो थी हिंद स्वराज 1909 में, यहाँ ये महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। और इसमें क्या डिक्लेयर किया था उन्होंने, डिक्लेयर किया था डेट ब्रिटिश रूल वो स्टैब्लिश इन इंडिया, कि ब्रिटिश रूल जो है वो इंडिया में क्यों स्टैब्लिश है, क्यों इतना यहाँ पे रूल करता है, क्योंकि उसको पूरा कॉपरेशन मिलता है इंडियंस का। ठीक है। उनको पूरा सहयोग मिलता है इंडियंस का। मान लीजिए जो भी वो सर्वाइव कर पा रहे हैं ब्रिटिशर्स इंडिया में, वो किस वजह से कर पा रहे हैं, सीधे बस कॉपरेशन। जो इंडियंस जो है पूरा सहयोग दे रहे हैं, उसी वजह से वो ये राज यहाँ पे कर पा रहे हैं, यहाँ पे सर्वाइव कर पा रहे हैं। अगर इंडियंस जो है वो रिफ्यूज कर दें टू कोऑपरेट, कि हम आपका सहयोग नहीं देंगे, हम आपको जो भी आप इंस्ट्रक्शंस बोलेंगे, जो भी ऑर्डर देंगे आप, हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो सिंपल वे में कह सकते हैं, अगर इंडियंस खुद मना कर दें कि हम आपके साथ कोऑपरेट ही नहीं करेंगे, तो जो ये ब्रिटिश का जो रूल है यहाँ पे इंडिया में, वो तुरंत ही कॉलेप्स हो जाएगा। ठीक है। तुरंत ही कम हो जाएगा, तुरंत ही आप कह सकते हो कि गिर जाएगा। विद इन अ ईयर, और कितना साल में, 1 साल के अंदर अंदर ये पूरा जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में, अगर इंडियंस रिफ्यूज कर दें कॉपरेट करने के लिए, तो ये 1 साल में उनका राज जो है पूरा खत्म हो जाएगा। और स्वराज वुड कम, और क्या आ जाएगा, स्वराज यानी सेल्फ रूल आ जाएगा इस कंट्री में। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट पैरा में क्या बताया गया है कि हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम अ मूवमेंट। ठीक है। नॉन कॉपरेशन जब स्टार्ट किया था गांधी जी ने, तो ये किस तरीके से एक मूवमेंट बन गया। ठीक है। एक इस तरह का मूवमेंट बन गया जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपने अपने लेवल पे, अपने अपने अनुसार पार्टिसिपेट किया। गांधी जी ने प्रपोज किया दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। ठीक है। गांधी जी का कहना था ये जो पूरा मूवमेंट है, उनके हिसाब से उन्होंने प्रपोज किया था कि पूरा जो मूवमेंट है वो काफी सारी स्टेजेस में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक स्टेज पे हो या फिर एक ही ग्रुप के लोग करें, बल्कि सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और अनफोल्ड, मतलब हर एक स्टेज पे ये परफॉर्म हो, हर कोई इस पे पार्टिसिपेट करे। तो इसके लिए देखिए ये जब मूवमेंट स्टार्ट हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो ये किस तरीके से हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड। कुछ जो लोग थे, जो राइटर्स थे, या फिर जो भी लोग जिन्होंने भी कुछ अच्छे काम किए थे, जो भी अपने अपने फील्ड में, उनको गवर्नमेंट के थ्रू, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात हो रही है, उनके तरफ से कुछ अवार्ड मिले थे। ठीक है। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की टाइटल मिला था। तो इस तरह के जितने भी टाइटल्स मिले थे वो सब लोगों ने, इंडियंस ने, ये सारे जो टाइटल्स थे वो वापस कर दिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है। इन टाइटल्स को सरेंडर कर दिया था। किस तरह से, इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है। एक तरह से सहयोग देने के लिए उन्होंने ये सारे टाइटल्स को सरेंडर कर दिया। इसके साथ ही जितने भी सिविल सर्विसेज में जॉब करे थे इंडियंस, उन्होंने वो सिविल सर्विसेज की जॉब्स को बॉयकॉट कर दिया। जो लोग आर्मी में कर रहे थे जॉब, पुलिस में कर रहे थे, कोर्ट्स में थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में थे, स्कूल्स में थे, उन सब ने, जो भी ब्रिटिश के स्कूल्स वगैरह थे, जो भी ब्रिटिश के कॉलेजेस थे, तो पुलिस भी, आर्मी भी सब ब्रिटिशर्स की थी, कोर्ट्स भी ब्रिटिशर्स के थे। तो वहाँ पे सबने मना कर दिया, सबने बॉयकॉट कर दिया, अपनी जॉब में जाने से मना कर दिया। ठीक है। स्कूल्स में भी टीचर्स ने भी मना कर दिया, बच्चों ने भी जाने से मना कर दिया। तो आप देख सकते हैं। और इवन जो फॉरेन गुड्स था, जो बाहर देश से सामान आता था, उसको भी पूरा का पूरा उसका बहिष्कार कर दिया, उसको भी बॉयकॉट कर दिया। इट मीन्स उसको अब वो खरीदेंगे नहीं, उसको यूज भी नहीं करेंगे। ठीक है। तो इस तरह की जब एक्टिविटीज होने लगी, तो आप ये देख सकते हैं कि हर किसी ने अपने अपने लेवल पे पूरा का पूरा सहयोग दिया गांधी जी को, और नॉन कॉपरेट किया ब्रिटिशर्स को। ठीक है। देखिए बॉयकॉट का मतलब भी यहाँ दिया गया है कि एक रिफ्यूजल करना किसी भी डील को, और एसोसिएट विद पीपल और पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज, और बाय एंड यूज थिंग्स यूजली आ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। ठीक है। कि आप रिफ्यूज कर दो कि हम कोई भी चीज आपकी खरीदेंगे नहीं, कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए अब ये तो समझिए कि जो गवर्नमेंट है वो चुप तो रहने वाली नहीं थी। ब्रिटिशर्स इस सब चीज़ों के खिलाफ उन्होंने भी पूरी कोशिश करी रिप्रेशन करने के लिए, मतलब इन सारे जो भी मूवमेंट्स हो रहे थे उसको दबाने के लिए, उसको चुप कराने के लिए, पॉलिटिकल लीडर्स को। फिर इसके बाद देखिए ये भी था कि एक
फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन विल बी लॉन्च। कि गांधी जी को लगा कि अगर गवर्नमेंट पूरी ताकत लगाती है इस विद्रोह को, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, इसको दबाने के लिए, तो आगे चल के हम एक बहुत बड़ा सिविल डिसोबीडियंस जो कैंपेन है वो लॉन्च करेंगे। अच्छा, इसके दौरान ही देखिए समर 1920 के टाइम पे महात्मा गांधी और जो शौकत अली थे, वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे इंडिया के वहाँ पे टूर किया उन्होंने, जगह जगह गए वो, और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित किया कि वो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें। क्योंकि देखिए कोई भी मूवमेंट हो, कोई भी स्ट्रगल हो, एक इंसान के करने से नहीं होता, वहाँ पे सबका सहयोग चाहिए होता है। तो इस सहयोग को प्राप्त करने के लिए, सपोर्ट को ही प्राप्त करने के लिए वो जगह जगह गए थे ताकि लोगों का सपोर्ट उन्हें मिल सके। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पैरा में, मैनी विद इन द कांग्रेस वर हाउएवर कंसर्न अबाउट द प्रपोजल्स। ठीक है, काफी सारे लोग जो कांग्रेस में भी थे वो भी इस प्रपोजल के बारे में कंसर्न कर रहे थे, सोच विचार कर रहे थे। दे वर रेलुक्टेंट टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शंस शेड्यूल फॉर नवंबर 1920। उनमें से काफी लोगों का ये भी इरादा था कि वो बॉयकॉट कर देंगे जो काउंसिल इलेक्शंस होने वाले हैं, जो कि नवंबर में 1920 में होंगे, उस वो इलेक्शंस को वो बंद कर देंगे, बॉयकॉट कर देंगे, उसको नहीं करेंगे। एंड दे फियर दैट द मूवमेंट माइट लीड टू पॉपुलर वॉयलेंस। और उनको ये भी डर था कि जो मूवमेंट है, ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, इसमें काफी ज्यादा वॉयलेंस भी क्रिएट हो सकता है, वॉयलेंस होने की पूरी उम्मीद है। तो इन द मंथ्स बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर देयर वाज एन इंटेंस टसल विद इन द कांग्रेस। और ये भी देखा गया कि कांग्रेस के अंदर ही काफी ज्यादा मतभेद भी स्टार्ट हो गए। लोग जो थे वो सबकी सोच भी अलग अलग थी। ऐसा नहीं होता कि एक फील्ड में आप लोग है वो और एक ही ग्रुप में हो, तो काफी सारी और चीजें भी प्रॉब्लम होती है। तो देखिए टसल का मतलब होता है एक तरह का विग्रेस स्ट्रगल। ठीक है, संघर्ष भी इनके खुद की कांग्रेस के अंदर भी काफी सारे लोगों की सोच में जो मतभेद था उसके से काफी ज्यादा संघर्ष भी चल रहा था। ठीक है, और इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने आपको रेलुक्टेंट का मतलब नहीं बताया, तो रेलुक्टेंट मतलब होता है अनविलिंग। ठीक है, तो अनविलिंग वो चाहते भी नहीं थे कि वो बॉयकॉट करें काउंसिल इलेक्शंस को, जो कि नवंबर 1920 में थे। बट उनको ये भी फियर था कि पॉपुलर वॉयलेंस होने वाला है, तो इस डर की वजह से भी वो इस बारे में सोच रहे थे। आप देखिए नेक्स्ट क्या है, फॉर अ वाइल देयर सीम नो मीटिंग पॉइंट बिटवीन द सपोर्टर्स एंड द अपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट। अब क्या दिक्कत हो रही थी कि कोई भी एक रास्ता भी नहीं समझ में आता कि जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं और जो अपोनेंट्स थे इस मूवमेंट के, कई लोग चाहते थे ठीक है इस मूवमेंट को लॉन्च किया जाए, कई लोग थे कि चाहते थे इस मूवमेंट को ना किया जाए। ठीक है, तो इस वजह से उनकी सोच में काफी अंतर था और कोई मीटिंग पॉइंट लग नहीं रहा था कि किसी तरह से इन दोनों को एग्री कराया जा सके। बट फाइनली ऐसा हुआ कि कांग्रेस सेशन जब हुआ नागपुर में इन दिसंबर 1920, और ये याद रखिएगा कि ये मैप के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो एक कॉम्प्रोमाइज हुआ, और कॉम्प्रोमाइज के अंतर्गत क्या हुआ कि जो नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम था वो अडॉप्टेड। तो कांग्रेस के सेशन नागपुर में डिसाइड हो गया कि ठीक है आप नॉन कॉपरेशन जो प्रोग्राम है उसको लॉन्च करिए और इसमें सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, पूरा सहयोग दिया जाएगा। अच्छा, हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड, कि किस तरह से पूरा मूवमेंट हुआ, किस किस जगह पे हुआ, हाउ पार्टिसिपेटेड इन इट, किस तरह से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, किस तरह के सोशल ग्रुप्स थे जो उन्होंने कंसीव अपने अपने हिसाब से उन्होंने किस तरह से इसका मीनिंग समझा। ठीक है, कि क्या मीनिंग होता है आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन। तो अपने तरह से उन्होंने किस तरह से इस आइडिया को समझा और किस आइडिया को किस तरह से उन्होंने कंसीव किया। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट पैरा में आ रहा है डिफरिंग स्ट्रेंस विद इन द मूवमेंट, कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो किस किस स्टेज पे हुआ, किस किस लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो देखिए नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, अब जब पूरा नाम, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट को भी इसमें ऐड कर लिया था गांधी जी ने, तो एक पूरा मूवमेंट जब बनता है तो उसका नाम था नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। और ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जनवरी 1921 में। इसमें काफ़ी सारे सोशल ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट में। इसके साथ ही देखिए सबका अपना अपना स्पेसिफिक एस्पिरेशन एस्पिरेशन मतलब सबकी अपनी अपनी इच्छाएं थी, उसके अनुसार ही उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उन्हें लगा था कि इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करके उनको क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, तो सबकी थिंकिंग अलग अलग थी। ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ स्वराज। ठीक है, सबको चाहते थे कि स्वराज मिले, बट जो मीनिंग थी हर एक इंसान के अकॉर्डिंग, वो मीनिंग जो थी स्वराज की वो डिफरेंट डिफरेंट थी। आप देखिए समझते हैं मूवमेंट इन द टाउन्स। देखिए जब ये मूवमेंट शुरू हुआ टाउन्स में यानी शहरी इलाकों में, तो किस तरह से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, किस तरह से इसमें सहयोग दिया। तो सबसे पहले अगर सिटीज में देखा जाए, जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन खूब हुआ। ठीक है, जो मिडिल क्लास पीपल होते हैं, देखिए गरीब लोग तो अपने 2 वक्त की रोटी में जुटे रहते हैं, अमीर लोगों को कोई मतलब नहीं होता देश से। आप कह सकते हो कि उनको, क्योंकि उनके पास तो सब कुछ होता है। एक मिडिल क्लास ही होता है जहाँ पे आप किसी भी रेवोल्यूशन में देखोगे ये मिडिल क्लास जो होता है यही पार्टिसिपेट ज्यादा करता है। ठीक है, तो इसने पार्टिसिपेशन स्टार्ट हुआ और थाउजेंड्स आप स्टूडेंट्स देखोगे तो थाउजेंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने जो गवर्नमेंट कंट्रोल यानी ब्रिटिशर्स के जो स्कूल्स जो चला रहे थे ब्रिटिशर्स, उनके वो स्कूल छोड़ दिए, कॉलेजेस छोड़ दिए, हेडमास्टर्स और टीचर्स ने रिजाइन कर दिया। लॉयर्स जो थे वो भी अपने लीगल प्रैक्टिसेस यानी कोर्ट्स में नहीं गए, वो भी काउंसिल इलेक्शंस जो थे वो बॉयकॉट कर दिए गए कि हम काउंसिल इलेक्शंस जो है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनको बंद कर दिया। बट एक प्रोविंसेस, ठीक है, सब में कर दिया बंद, बट एक प्रोविंसेस जो थी मद्रास, ठीक है, यहाँ पे बंद नहीं हुआ, यहाँ पे काउंसिल इलेक्शंस हुए। वहाँ पे क्यों हुआ,
वी आर द जस्टिस पार्टी, ठीक है, एक जस्टिस पार्टी थी और किसकी पार्टी थी, ये नॉन ब्राह्मण्स की, ठीक है, मद्रास में ब्राह्मण्स भी थे, नॉन ब्राह्मण्स भी थे। तो नॉन ब्राह्मण्स ने बॉयकॉट नहीं किया था काउंसिल इलेक्शंस का, वो चाहते थे कि काउंसिल इलेक्शंस हो, जस्टिस पार्टी उसमें जीते, क्योंकि उनका मानना था कि अगर वो जीत जाते हैं इसमें, तो उनको कुछ सेम सम पावर मिल जाएंगी, जिस तरह की ब्राह्मण्स के पास जो पावर है, उसी तरह से उनके पास भी शक्तियां आ जाएंगी। इसके बाद देखिए सेकंड पैरा में इफेक्ट्स जो थे नॉन कॉपरेशन के, वो काफ़ी इकोनॉमिक फ्रंट में देखे जाए तो बहुत ही ड्रामेटिक रहे, ठीक है, नाटकीय रहे, क्योंकि फॉरेन गुड्स जो था यहाँ पे बॉयकॉटेड कर दिया था, ठीक है, जो भी फॉरेन गुड्स था, जो भी बाहर से ब्रिटेन से सामान आता था, उसको बिल्कुल मना कर दिया था कि यहाँ के लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। साथ ही देखिए लिक्वर शॉप पिकेटेड का क्या मतलब होता है कि जब जो शराब की दुकानें होती हैं जहाँ पे, तो वहाँ पे गेट पे ही, दरवाजे पे ही कुछ लोगों का खड़ा हो जाना और किसी को अलाउ नहीं करना अंदर जाने के लिए, ठीक है, तो एक तरह का आप कह सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रोटेस्ट बाय विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू अ शॉप, ठीक है, दुकान का जो एंट्री पॉइंट होता है उसी पे खड़े हो जाना, उसको ब्लॉक कर देना ताकि कोई एंटर ना कर पाए। इसी तरह से फॉरेन क्लोथ बर्न्ड इन ह्यूज बॉनफायर्स, इसी तरह से जैसे हम होली का दहन करते हैं ना, उसी तरह से। तो देखिए यहाँ तक कि जो इम्पोर्ट था फॉरेन क्लोथ का, जो बाहर से जो कपड़ा आता था, उसका भी अगर व्यापार देखें, व्यापार के हिसाब से, तो वो भी काफ़ी गिर गया था, ठीक है, आधे से ज़्यादा अगर देखा जाए 1921 से लेके 1922 का जो टाइम पीरियड था, क्योंकि फॉरेन क्लोथ जो था पूरा फॉरेन गुड्स बॉयकॉटेड कर दिया था, फॉरेन क्लोथ जो थे वो जला दिए गए थे, तो इस तरह से जितना भी बिजनेस था, जो भी व्यापार था, वो हाफ हो गया था, आधा हो गया था। और देखिए जो करोड़ में जितना भी इनकम होती थी, जो रुपीस था, वो भी देखिए 102 करोड़ से लेके अब ये इतना घट के कितना आ गया, सिर्फ 57 करोड़ का बिजनेस होता था। तो एक कह सकते हैं कि नॉन कोऑपरेशन से काफ़ी ज़्यादा तो असर तो पड़ा ब्रिटिशर्स को, और इन मैनी प्लेसेस देखा गया जहाँ पे मर्चेंट्स थे और जो ट्रेडर्स थे, उन्होंने फॉरेन गुड्स लेने से मना कर दिया, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम अगर जो व्यापार करेंगे उसमें, क्योंकि फॉरेन गुड्स जब हम जनता खरीद नहीं रही है, तो वो क्या करेंगे खरीद के उसको बाहर देशों से, ठीक है, अगर किसी चीज़ में आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप बाहर से खरीदने का सोच भी सकते हैं। पर जब देखा मर्चेंट्स ने, ट्रेडर्स ने जो व्यापार कर रहे हैं कि लोग जो है आग लगा रहे हैं और फॉरेन गुड्स खरीद ही नहीं रहे, जब मार्केट में डिमांड नहीं है तो वो क्या करेंगे खरीद के, तो उन्होंने भी मना मना कर दिया कि वो फॉरेन गुड्स और फाइनेंस नहीं करेंगे फॉरेन ट्रेड में, ठीक है, जो फॉरेन ट्रेड में उसमें अपना पैसा नहीं लगाएंगे, यानी फाइनेंस नहीं करेंगे उसको। एज द बॉयकॉट मूवमेंट स्प्रेड, और जिस तरह से धीरे धीरे ये पूरा बॉयकॉट जो मूवमेंट था पूरा स्प्रेड होते गया, एंड पीपल बिगेन डिस्कार्डिंग इंपॉर्टेंट क्लोथ्स, तो इस तरह से क्या हुआ, जो लोग थे उन्होंने बिल्कुल मना ही कर दिया एक तरह से, क्योंकि हर चीज़ बॉयकॉट होने लगी, तो बाहर से कपड़ा जो आता था उसको भी डिस्कार्ड कर दिया, उसको लेना बिल्कुल बंद कर दिया। और यहाँ पे देखिए बाद में क्या हुआ, तो यहाँ पे जो वियरिंग ओनली इंडियंस वाज, और उन्होंने सोचा कि आप क्या है, क्योंकि ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि बाहर से तो अब कपड़ा आ नहीं रहा, तो आप क्या है, सिर्फ जो यहाँ पे इंडिया में जो कपड़े बनेंगे हम उन्हीं को पहनेंगे। और इस तरह से शुरुआत हुई इंडियन टेक्सटाइल की, इंडियन टेक्सटाइल मिल्स की, और हैंडलूम्स जो हाथ से बिनाई के जो काम होते थे, हाथ से आप कह सकते हो कि हथकरघा उद्योग होते हैं, जहाँ पे हाथों से बनाए हुए कपड़े, हाथों से बनाते हैं हर चीज़, तो वो एक कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट हो गई इंडिया में। बट दिस मूवमेंट, मगर ये भी देखा गया कि ये जो मूवमेंट था वो सिटीज़ में स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छे से हुआ, बट धीरे-धीरे देखिए एक रुकावट, एक कह सकते हो कि स्लो डाउन होने लगा ये मूवमेंट, इतने ज़्यादा अ, उसमें नहीं था। आगे स्टार्टिंग में तो काफ़ी हाई रहा, बट उसके बाद धीरे-धीरे ये स्लो होता गया, और इसके भी काफ़ी ज़्यादा रीज़न्स थे। क्या रीज़न्स थे? तो देखिए यहाँ पे ये ध्यान रखने की बात है, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि स्टार्टिंग में जब, क्योंकि आप जब पॉइंट लिखोगे तो आप ये लिखोगे कि बिगिनिंग में तो काफ़ी अच्छा ये मूवमेंट चला कि लोगों ने सरेंडर कर दिया टाइटल्स, बॉयकॉट कर दिए स्कूल्स, कॉलेजेस, जो फॉरेन गुड्स था उसको बॉयकॉटेड कर दिया, लिक्वर शॉप्स पिकेटेड कर दी, फॉरेन क्लॉथ को बंद कर दिया, जो ट्रेडर्स और मर्चेंट्स थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया फॉरेन ट्रेड में इन्वेस्ट करने से और फॉरेन गुड्स में ट्रेड करने से। तो इस तरह की तो काफ़ी बातें हुई, और इससे इंडियन टेक्सटाइल मिल्स भी स्टार्ट हुई, बट धीरे-धीरे ये मूवमेंट जो है वो स्लो डाउन भी होता गया, धीमा पड़ता गया शहरों वाले इलाकों में। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए रीज़न क्या है कि देखिए खादी क्लॉथ, क्योंकि जब हाथ से, आपने कई बार प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि देखिए जो चीज़ मशीन से बनती है उसका जो प्राइस होता है वो कम होता है इन कंपैरिजन ऑफ द हैंडमेड थिंग्स। तो इसी तरह से यहाँ भी यही चीज़ है कि जो खादी क्लॉथ था वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मास प्रोड्यूस मिल्क क्लॉथ एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इट, ठीक है। अब इसके
इतने महँगे होने से क्या क्या फ़र्क पड़ने लगा कि जो गरीब लोग हैं, वो इसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे, ठीक है? वो इसको खरीद नहीं सकते थे। सो हाउ देन कुड दे बॉयकॉट मिल को क्लॉथ फॉर टू लॉन्ग, ठीक है? तो वो कब तक जो कंपनी से यानी जो मशीनों के द्वारा मिल से बन के जो कपड़ा आ रहा था, उसको वो कब तक मना कर सकते थे? क्योंकि देख बात तो वही आ जाती है सोसाइटी में, कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ मध्यम वर्ग से बिलॉन्ग करते हैं, तो सब अपने पॉकेट के हिसाब से खर्च करते हैं। ठीक है, वो सहयोग देना चाहते हैं आपके मूवमेंट में, बट ये भी तो देखना चाहिए ना कि उनके पास और क्या ऑप्शंस हैं। तो जब लोगों ने देखा कि खादी इतना महँगा है, उसको वो अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे, तो वो कितने दिन तक बॉयकॉट कर सकते थे इस मिल क्लॉथ को, जो कंपनी से बन के आ रहा था मशीनों के द्वारा। तो सिमिलरली द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोजेस द प्रॉब्लम। इसी तरह से आप कितने दिन ब्रिटिश जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, जो कोर्ट्स हैं, उसको बॉयकॉट कर सकते हो। ये भी एक पोज़ कर रहा था, पूरा का पूरा एक प्रॉब्लम की तरह, एक समस्या बन गया था कि चलो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 महीने हो गया, कितने दिन तक आप इस चीज़ को करोगे? तो फॉर द मोमेंट टू बी सक्सेसफुल, अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन हैड टू बी सेट अप सो दैट दे कुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ द ब्रिटिश वंस। तो हाँ, इस मूवमेंट के सक्सेसफुल के लिए बहुत ज़रूरी था कि एक अल्टरनेटिव यानी एक ऑप्शन के तौर पे जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडिया में ही इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया जाए, यानी स्कूल्स, कॉलेजेस, कोर्ट्स वगैरह बनाए जाएँ। पर देखिए इसमें ऐसा नहीं था कि तुरंत ये काम हो जाता है चुटकी बजाते ही, इसमें भी काफ़ी टाइम लगने वाला था। और ये यही था इसका ऑप्शन कि एक अल्टरनेटिव अगर इंडियन इंस्टीट्यूशंस बन जाएँ सरे-सरे, तो हाँ, ज़रूर कि ब्रिटिश के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो छोड़े जा सकते हैं और यहाँ के जो भारतीय लोग हैं, टीचर्स हैं, बच्चे हैं, वो उन स्कूल्स में पढ़ें। पर इसके लिए काफ़ी टाइम लगता है, दिस वाज़ स्लो टू कम अप, तो ये लिखा हुआ है कि काफ़ी टाइम लगता है इस काम के लिए। सो बाद में क्या हुआ कि स्टूडेंट्स और जो टीचर्स थे बिगिन ट्रिकलिंग बैक टू गवर्नमेंट स्कूल्स, तो उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं रहा, ठीक है? क्योंकि इतना कम और आप कह सकते हो कि ट्रिकलिंग मतलब कि गो स्लोली, ठीक है? कि इतना धीरे-धीरे प्रोसेस होने लगा, तो धीरे-धीरे लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। तो इस वजह से स्टूडेंट्स और टीचर्स ने फिर से गवर्नमेंट स्कूल जो थे वो जॉइन कर लिए, लॉयर्स भी अपने काम पे वापस चले गए, गवर्नमेंट कोर्स में उन्होंने फिर से जॉइनिंग कर ली। इसके बाद मूव करते हैं रेबेलियन इन द कंट्री साइड। देखिए, ये तो हमने पढ़ लिया शहरी इलाकों में क्या हाल हुआ, किस तरह से मूवमेंट में लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अब इसके साथ ही हम समझते हैं कि जो रूरल एरियाज़ था, ठीक है ना? वहाँ पे किस तरीके से जो मतलब कंट्री के साइड मतलब कि शहरों के अलावा जो इलाके थे, ग्रामीण इलाकों, उसमें किस तरह से ये मूवमेंट चल रहा था, ठीक है? हमें ये तो पता है कि असहयोग आंदोलन जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रहा, इसमें पार्टिसिपेशन तो सभी का बहुत ज़रूरी था और इसके लिए महात्मा गांधी ने काफ़ी स्ट्रगल भी किया कि लोगों का सपोर्ट उनको मिलता रहे, हर जगह से। अब शहरी इलाकों में तो मिला ही मिला, साथ में वो चाहते थे कि ग्रामीण इलाकों से भी सपोर्ट मिला और वो हुआ भी। तो देखिए फ्रॉम द सिटीज़ द अब देखिए अब हम पढ़ेंगे कहाँ का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस तरह से ये स्टार्ट हुआ कंट्री साइड यानी ग्रामीण इलाकों में, शहरों के अलावा। अब यहाँ से भी आपके क्वेश्चन 3 मार्क्स के काफ़ी बार बनते हैं, तो याद रखिएगा। तो आपके सिर्फ इंपॉर्टेंट लाइन्स आपको लिखनी है कि किस तरीके से, तो मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं, तो आप एक बार अच्छे से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप देखिए ये जो मूवमेंट था काफ़ी फ़ोल्ड हुआ, ठीक है? कितने इसके पास से स्ट्रगल्स हुए पीजेंट्स के, ट्राइबल्स के, व्हिच वर डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया इन द इयर्स आफ्टर द वॉर। तो ये स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा आफ्टर जो वॉर था उसके बाद काफ़ी सालों तक इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में ये स्ट्रगल्स देखे गए। किसके स्ट्रगल्स थे? ये थे पीजेंट्स और ट्राइबल्स के, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए पीजेंट्स का मैं मतलब समझा दूँ, लैंडलेस फार्मर्स, ठीक है? कि कईयों लोग के पास तो अपनी खुद की ज़मीन होती है, तो हम उसको फार्मर्स कह सकते हैं। पीजेंट्स देखिए कई बार क्या होता है कि लोग कर्जा ले लेके, उनके पास शुरू में तो ज़मीन होती है, पर जब वो कर्जा ले लेते हैं और वो अपना कर्जा चुका नहीं पाते, तो उस वजह से भी उनकी ज़मीन जो है वो ज़मींदार ले लेते हैं। तो तब वो पीजेंट्स बन जाते हैं, यानी लैंडलेस फार्मर्स। वो फार्मर्स तो होते हैं, पर वो लैंडलेस कि उनके पास उनकी खुद की ज़मीन नहीं होती, यानी वो दूसरों की ज़मीनों पर खेती करते हैं। ज़मींदार जो उनकी ज़मीनें ज़ब्त कर लेते हैं, तो उन्हीं ज़मीनों पे वो काम करते हैं। तो इनके मूवमेंट्स चलते रहे, इनके स्ट्रगल चलते रहे, ताकि इनको ये ज़मींदारों के खिलाफ थे, ज़मींदारी के खिलाफ थे, इनको ये चाहते थे इनकी ज़मीनें इनको मिल जाए वापस। तो इससे रिलेटेड इनके स्ट्रगल चलते थे। साथ ही देखिए ट्राइबल कम्युनिटी, जो आदिवासी समूह है, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, तो उनके भी कुछ स्ट्रगल थे, तो उनके बारे में भी थोड़ा-सा हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं पीजेंट से रिलेटेड। तो देखिए अवध की कहानी है, ठीक है? अवध में क्या था, जो पीजेंट्स वर लेड बाय, ठीक है? बाबा रामचंद्र थे, एक सन्यासी थे, जो कि इससे पहले कहाँ पे थे? फिजी में थे एज़ एन इंडेंटेड लेबरर, ठीक है? तो इन्होंने वहाँ पे फिजी में एक इंडेंटेड लेबरर की तरह वहाँ काम किया था। देखिए इंडेंटेड लेबर की क्या मीनिंग होती है, तो वो आपको यहाँ न्यू वर्ड्स में डेफिनेशन मिल भी जाएगी। अदरवाइज देखिए आपको मैं बता देती हूँ क्या होता है इंडेंटेड लेबर।
कि आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, ठीक है, आपके पास एक एग्रीमेंट लाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट पे बेसिस पे आपको बोला जाता है। और काफ़ी बार देखा गया है जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो जॉब ऑफ़र करते हैं लोगों को, कि यहाँ के लोगों के पास जॉब नहीं थी उस टाइम, ठीक है, काफ़ी अभी भी इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उस टाइम की बात समझिए आप लोग। तो वहाँ पे क्या होता था कि जो कॉन्ट्रैक्टर होते थे वो इस तरह से लेबरर को हायर करते थे, दूसरी कंट्रीज़ में जाने के लिए उनको कह सकते हो आप, उनको फ़ॉल्स प्रॉमिसेस करते थे कि आपको वहाँ बेटर फैसिलिटीज़ मिलेगी, आपको अच्छी इनकम मिलेगी। और ये कॉन्ट्रैक्ट होता था अबाउट आप उनके हिसाब से या 3 साल का हो गया या 5 साल का हो गया, तो उस दौरान आपको वहीं पे रहना है और आप अपने घर वापस नहीं आ सकते हो। बट ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स देखे गए थे, काफ़ी बार ये फेक होते थे। जब लोग वहाँ जाते थे तब उन्हें समझ में आता था एज़ अ लेबर्स कि जब वो काम करते थे वहाँ, तो वहाँ की कंडीशन बहुत हार्श होती थी, उन्हें मारा-पीटा जाता था, उन्हें किसी तरह की फैसिलिटी नहीं दी जाती। तो वो किस तरह से वो धीरे-धीरे जो थे बेगार करने लग जाते थे, यानी बॉन्डेड लेबर बन जाते थे। वो फ्री में काम करते थे, बंधुआ मज़दूर बन जाते थे। और एग्रीमेंट के कई बार तो ये भी देखा गया है कि एग्रीमेंट 5 साल का 3 साल का पूरा होने के बाद भी वो अपने घर वापस नहीं आ पाते थे। तो इस तरह से ही बाबा रामचंद्र जो थे वो भी एक फिजी में एक इंडेंटर लेबरर की तरह वहाँ पे गए थे। पर जब वो अवध में वापस आए तो उन्होंने ये पूरा जो मूवमेंट था पीजेंट्स का, वो उन्होंने पूरा का पूरा लीड किया, यानी वो लीडर बन गए। अच्छा, ये जो मूवमेंट था याद रखिएगा पीजेंट्स का, ये किसके खिलाफ था? ठीक है, जब भी हम कोई मूवमेंट या प्रोटेस्ट करते हैं तो किसी के खिलाफ होता है। तो पीजेंट्स का जो ये मूवमेंट था वो खिलाफ था तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स। देखिए तालुकदार्स आपने कई बार प्रीवियस क्लासेस में हिस्ट्री की बुक्स में ये पढ़ा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट तालुक्स होते थे, यानी जो गाँव के इलाके होते थे तो हर जगह अलग-अलग नाम से बोला जाता था। तो तालुकदार्स यानी जिसके इलाके जो तालुकाज़, कितने तालुकाज़ आते थे, कितने गाँव उसके हिस्से में आते थे, उसके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कितने गाँव की, तो यानी हेड ऑफ द विलेज कह सकते हो आप इस तरह से। तो तालुका का जो हेड होता था उसको तालुकदार्स बोलते थे। और इसी के साथ देखिए जो लैंडलॉर्ड्स होते थे वो डिमांड करते थे, हु डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट्स एक्स और बेटरेंटली हाई रेंट्स, ठीक है। तो ये जो तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स थे इनके खिलाफ ये मूवमेंट चला था। क्यों ये मूवमेंट चला था? क्योंकि ये जो लोग थे वो काफी डिमांड करते थे पीजेंट से एक्स ऑर्बेंटली हाई रेंट्स, उनसे काफी ज्यादा, हद से ज्यादा अत्यधिक, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इसको हिंदी में इसका शुद्ध वर्ड लिखा जाए तो इसका मतलब होता है अत्यधिक, ठीक है, हद से ज्यादा उनसे रेंट यानी किराया लिया जाता था। साथ ही वैरायटी ऑफ अदर सेसेस, यानी इसके साथ ही और भी जो टैक्सेस थे और भी चीजें थी वो भी उनसे मांगी जाती थी। पीजेंट्स हैड टू डू बेगार, इसके साथ ही पीजेंट्स जो थे उनको बेगार करना पड़ता था। बेगार वही कि फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कि आप विदाउट पेमेंट आपको वर्क करना पड़ता था उनके खेतों में, एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म्स। तो उनके घरों में, उनकी जमीनों पे, इवन उनके जो लैंडलॉर्ड्स के जो फार्म्स होते थे वहां भी काम करना पड़ता था, और कितने विदाउट एनी पेमेंट, ठीक है। उन्हें खाने के लिए सिर्फ 2 वक्त की रोटी दे दी जाती थी, पर जो कुछ पैसा पेमेंट होता था वो नहीं दिया जाता था। एज टेनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ठीक है। इसी के साथ देखिए एज ए टेनेंट्स देखा जाए तो उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी अपने टेन्योर की, माने वर्किंग की, कि कितने साल वो उनको वहां पे काम करना है। बीइंग रेगुलरली इविक्टेड सो दैट दे कुड एक्वायर नो राइट ओवर द लीज्ड लैंड। इसके साथ ही देखिए उनको उनकी जमीन से, कई बार ऐसे होता था उनकी खुद की जमीन से, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जब वो अपना कर्जा नहीं चुका पाते थे तो उनको उनकी जमीन से ही निकाल दिया जाता था। एक होता है ना कि जैसे कर्जा चुक जाए तो अपनी जमीन को वो वापस ले लें, तो उस तरह की चीजें भी नहीं होती थी, उनका जो राइट था अपनी जमीन पे वो भी खत्म हो जाता था। द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, और इसी के साथ देखिए पीजेंट्स की और क्या डिमांडेड थी? डिमांड थी कि रिडक्शन हो रेवेन्यू में, जो उनसे इतना रेवेन्यू लिया जा रहा है, टैक्स लिया जा रहा है, उसमें कमी हो। साथ ही एबोलिशन ऑफ बेगार, जो बेगार है कि अगर काम करवाते हो तो उसके बदले में पेमेंट देनी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट काम नहीं किया जाएगा, इसका एबोलिशन, इसको खत्म होना चाहिए। और साथ ही जो सोशल बॉयकॉट होता है, सोशल बॉयकॉट करना चाहिए ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स के, जो अत्याचारी लैंडलॉर्ड्स हैं, ठीक है, जो हमें दबा के रखते हैं, उनको बॉयकॉट करना चाहिए सोशली, सामाजिक रूप से उनको बॉयकॉट कर देना चाहिए, बहिष्कार कर देना चाहिए। उन्हें जो और आम सुविधाएं हैं वो नहीं देनी चाहिए। देखिए सोशल बॉयकॉट का मतलब होता है कि सोसाइटी में रहते हुए जब आप कुछ लोगों को किसी तरह की फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करते हो तो उसको बोलते हैं सोशल बॉयकॉट। तो इसमें देखिए किस तरह का सोशल बॉयकॉट किया था, तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि कई ज्यादा प्लेसेस में ऐसा भी हुआ कि लैंडलॉर्ड्स को जो नाई और धोबी, ठीक है, नाई धोबी बंद वर ऑर्गेनाइज्ड। इस प्रोटेस्ट के अकॉर्डिंग नाई धोबी बंद ऑर्गेनाइज किया गया पंचायत के द्वारा, टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स, डिप्राइव का मतलब होता है वंचित, ठीक है, कि उनको ये सर्विसेज ना प्रोवाइड की जाए। किसकी सर्विसेज ना प्रोवाइड की जाए? बार्बर्स एंड वॉशरमैन। देखिए नाई का मतलब होता है बार्बर्स, एंड जो धोबी का मतलब होता है वॉशरमैन। तो इस तरह की सुविधाएं उन्हें ना प्रदान की जाए ताकि वो पीजेंट्स की कंडीशन को समझें और उनका जो लैंड है वो उनको दे दें, रेवेन्यू वगैरह कम कर दें या फिर खत्म कर दें। तो इस वजह से उनको रियलाइज कराने की ये सारी चीजें कहा गया था कि जो ऑपरेसिव लैंड लॉर्ड्स हैं, जो हमारी नहीं सुनते, तो हम भी उनको थोड़ा सा परेशान करें और इस तरह की जो उनकी सुविधाएं हैं उसको, उससे उनको बॉयकॉट कर दें।
इसके बाद देखिए इन जून में देखा गया 1920 में जवाहरलाल नेहरू वो वहाँ पे गए अराउंड द विलेज और अवध में, और उन्होंने बातें की विलेजर से। उनके जो प्रॉब्लम थी, ग्रीवेंसेस थी, ठीक है, जो भी दुख दुख थे, जो भी शिकायतें थी, उनको समझा, उनको सुनने की कोशिश करी, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है, जो भी उनकी शिकायतें थी उनको समझने की कोशिश करी। और उसके देखिए 22 अक्टूबर में ऊद किसान सभा, ठीक है, एक ऊद किसान सभा नाम की, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, तो याद रखिएगा ऊद किसान सभा जो थी उसको वहाँ पे सेटअप किया गया, और उसको किसने हेड किया, जवाहरलाल नेहरू ने और बाबा रामचंद्र ने और कुछ और लोगों ने, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन हेड थे ऊद किसान सभा के और कहाँ पे सेटअप किया, तो ये सही चीजें हैं, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिए विद इन अ मंथ, उसके कुछ दिन बाद ही, कुछ महीने में ही, ओवर 300 ब्रांचेस हैड बीन सेटअप इन द विलेजेस अराउंड द रीजन, और पूरे रीजन में 300 से ज़्यादा ब्रांचेस जो थी वो सेटअप कर दी थी इससे रिलेटेड। और सो व्हेन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिगेन द फॉलोइंग ईयर, तो उस साल जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ ईयर में, द एफर्ट ऑफ द कांग्रेस वाज टू इंटीग्रेट, तो कांग्रेस ने पूरा एफर्ट लगाया, पूरी कोशिश करी कि जो अवध के जो पीजेंट स्ट्रगल चल रहा है वो भी इस स्ट्रगल में, यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करे। इंटीग्रेट मतलब होता है एकीकृत, ठीक है, उनको भी इसमें यूनाइट किया जाए। द पीजेंट मूवमेंट हाउएवर डेवलप्ड इन फॉर्म्स दैट द कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विद, ठीक है, पीजेंट का तो मूवमेंट ठीक है वो चल रहा था, वो पार्टिसिपेट भी करते, और ये इस तरह से डेवलप भी होता जाता है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, बट इसमें भी काफी सारे जो कांग्रेस के लीडरशिप थे वो इससे खुश नहीं थे। एज द मूवमेंट स्प्रेड, जिस तरह से मूवमेंट स्प्रेड होता गया 1921 तक, जो हाउसेस थे तालुकदार्स के, ठीक है, और जो मर्चेंट्स थे उन पे काफी ज्यादा अटैक हुआ। और ये अटैक आप समझ सकते हो कि पीजेंट्स ने किया होगा। बाजार जो थे पूरे के पूरे बाजार लूट लिए गए थे, एंड ग्रेन हॉर्ड्स, ठीक है, और जो अनाज था, जो भी उनका खजाना था वो भी लूट लिया गया था। और इसके साथ ही देखिए in many places, local leaders told peasants that Gandhiji had declared that no taxes were to be paid and land was to be redistributed among the poor. इसके साथ ही काफी सारे जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने पीजेंट्स को ये भी बोल रखा था कि गांधी जी ने डिक्लेयर किया है कि कोई भी आपसे कोई टैक्स नहीं लेगा, आपको किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और साथ ही जो आप जो जमीन है वो भी गरीबों में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, यानी बांट दी जाएगी। तो द नेम ऑफ द महात्मा वॉज बींग इन्वोक टू सेंशन ऑल एक्शन एंड इंस्पिरेशन, तो इसी तरह से महात्मा गांधी जी का नाम लेके आप कह सकते हो इन्वोक करके काफी सारी चीजों, एक्शन और एस्पिरेशंस को सेंशन किया गया, पास किया गया, ताकि लोग जो है ज्यादा ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद का जो कंटेंट है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। सो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।